ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक डाले हैं द्रव द्रव विलयन। द्रव द्रव विलयन, इसमें लिखें ऐसे विलयन जिनमें विलय तथा विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। विलय तथा विलायक दोनों ही द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। द्रव द्रव विलयन कहलाते हैं। द्रव द्रव विलयन कहलाते हैं। जैसे एल्कोहल का जलीय विलयन, ठीक है बेटा, क्या हो गया अपने पास? ये विलयन कौन कौन से हो गए? जिनमें विलय और विलायक दोनों ही किस अवस्था में होंगे? द्रव अवस्था में होंगे। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? द्रव अवस्था में। कोई दिक्कत बेटा इसमें? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें बेटा? नहीं सर। चले नेक्स्ट। अब इसमें लिखें पहले आप वाष्प दाब। वाष्प दाब क्या होता है कि यदि मैं यहां एक पात्र ले लूं, उस पात्र के अंदर कोई द्रव भरें और इसको गर्म करें। बंद पात्र में गर्म करने पर इसकी क्या बनेगी? वाष्प बनेगी। और वाष्प किससे जाके टकराएगी? पात्र से टकराएगी। पहली घटना उसकी सतह से वाष्पीकरण। जैसे पात्र से टकराएगी तो ये सभी बूंदें संघनित होकर के नीचे गिरेंगी। इसको क्या बोलेंगे? संघनन। तो दो घटनाएं हो गई, एक वाष्पीकरण और दूसरी संघनन। दोनों की साम्य अवस्था में, दोनों की साम्य अवस्था में इस द्रव की सतह पर बूंदों द्वारा लगने वाला दाब क्या कहलाएगा? वाष्प दाब कहलाएगा। बूंदों पे जो दाब लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब कहेंगे। क्लियर भाई? वाष्प दाब। तो इसमें क्लियर? नहीं सर। हाँ जी, क्या कह रहे हैं? जब संघनन और वाष्पीकरण दोनों की अवस्था एक साथ होगी तो जो संघनित द्रव होंगी, वाष्पीकरण हो रहा है, वाष्पीकरण के बाद वाष्प जो है पात्र के ऊपर जो ढका हुआ पात्र है उसके ऊपर ढक्कन से टकरा करके ठंडी होगी, द्रव में बदलेगी। और द्रव जैसे ही नीचे गिरेगा तो गिरने पर क्या करेगा? एक दाब डालेगा और उस दाब को ही हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब कहेंगे। तो लिखें वाष्पीकरण तथा संघनन की साम्य अवस्था में, वाष्पीकरण तथा संघनन की साम्य अवस्था में संघनन की साम्य अवस्था में संघनित द्रवों द्वारा
द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब। सर दोबारा बोलना जरा। संघनित द्रवों द्वारा द्रव की सतह पर डाला गया दाब वाष्प दाब कहलाता है। वाष्प दाब कहलाता है। क्लियर बेटा? अब बेटा ये ध्यान रखना, कोई भी ऐसा क्लियर। करता है हाँ, तो वो सर। अंदर नहीं आएगा दोबारा से। अब मैंने लॉक कर दिया ये, इसलिए कोई भी रिमूव मत होना आप। हाँ जी, आगे देखें। अब नेक्स्ट टॉपिक इसमें ये डायग्राम बना दो फटाफट से। नेक्स्ट, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम, राउल्ट का नियम क्या है? इस नियम के अनुसार किसी भी वाष्पशील द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव की मोल भिन्न के समानुपाती होता है। कोई भी द्रव है, लेकिन द्रव कैसा होना चाहिए? वाष्पशील। उसका जो आंशिक वाष्प दाब है वो किसके समानुपाती होगा? मोल भिन्न के बराबर। हमने यहां माना ए द्रव को बी द्रव में मिलाकर विलयन बनाया गया है। किसको मिलाया है? ए द्रव को मिलाया है, और ए द्रव को किसमें मिलाया है? बी द्रव में। और क्या बना लिया गया है? एक विलयन बना लिया गया है, जिसमें ए की मोल भिन्न तथा आंशिक वाष्प दाब क्रमशः XA तथा PA है। इसी प्रकार B के लिए आंशिक दाब, आंशिक वाष्प दाब तथा मोल भिन्न PB तथा XB है। हमने यहाँ क्या मान लिया कि A की मोल भिन्न XA और B की मोल भिन्न क्या है? XB है। और A का आंशिक दाब PA है और B का आंशिक दाब PB है। तो उस अवस्था में हमें यहाँ पर कुछ कंडीशंस निकालनी है। तो पहले इतना लिखो, फिर आगे चलते हैं।
हाँ भाई लिख लिया बेटा? सर 1 मिनट बस। सर यहाँ तथा मोल के बाद क्या लिख रहा है? मोल भिन्न। सर लिख लिया। देखें अब देखें, यदि मैं आपसे कहूं इसी प्रकार ए तथा बी के शुद्ध अवस्था में कुल वाष्प दाब क्रमशः PA0 तथा PB0 है, तो क्या मान लिया हमने? दोनों के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब हमने ले लिए, तब क्या होगा? राउल्ट का नियम क्या कहता है? PA ए का आंशिक दाब समानुपाती होगा किसके? ए की मूल भिन्न के। ए का आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा? ए की मूल भिन्न के। और इसी प्रकार बी का आंशिक दाब किसके समानुपाती होगा? बी की मूल भिन्न के। यदि हम यहां से समानुपाती का चिन्ह हटा दें तो एक्स ए PA0 और PB बराबर XB PB0 हो जाएगा। समानुपाती का चिन्ह हटाया तो PA बराबर क्या हो गया? XA PA0, PB बराबर क्या हो गया? XB PB0। ये सूत्र किस अवस्था के लिए? द्रव अवस्था के लिए। यदि कभी भी हमें क्वेश्चन में द्रव अवस्था की बात कर रहा है तो हम ये वाला सूत्र यूज करेंगे, और यदि द्रव अवस्था की बात नहीं करेगा तो फिर हमें दूसरा सूत्र यूज करना पड़ेगा। इसी प्रकार देखें अपन, राउल्ट का नियम समझ में आ गया बेटा? राउल्ट का नियम क्लियर हो गया? PA इज इक्वल टू XA PA0 और PB इज इक्वल टू XB PB0। आपको याद हो तो हमने लास्ट ईयर डाल्टन का नियम पढ़ा था। डाल्टन का नियम क्या था? किसी भी मिश्रण का कुल दाब उस मिश्रण में उपस्थित अवयवों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होगा। यानी क्या होगा? उनके आंशिक दाब के योगों के बराबर होगा। जैसे PS इज इक्वल टू PA प्लस PB। PS क्या है? मिश्रण या विलयन का वाष्प दाब। हमने क्या क्या चीज ली थी विलयन में? A और B दो अवयव लिए थे, एक तो A था और दूसरा कौन था? B। तो टोटल वाष्प दाब क्या होगा? A और B के योग के बराबर होगा। ये क्या होगा? टोटल विलयन का वाष्प दाब। डाल्टन के नियम से ही यदि डाल्टन के नियम को हम आगे और करें, जैसे कि हमने 11th में किया था, तो वहां फॉर्मूला आया था कि PA इज इक्वल टू YA PS, PB इज इक्वल टू YB PS। किस अवस्था के लिए? वाष्प अवस्था के लिए। ये सूत्र कब लगाएंगे?
जब द्रव अवस्था होगी, और ये वाला सूत्र कब लगेगा, जब वाष्प अवस्था होगी। इसमें YA और YV क्या है, YA और YV क्या है, वाष्प अवस्था में मोल भिन्न। क्या होंगी ये, वाष्प अवस्था में मोल भिन्न। किससे डिनोट की है, Y और YA और YB। देखो जैसे हमने पहले किया था वैसे ही है, ऊपर वाले की तरह ही है, केवल डिफरेंस ये, यहाँ तो मैंने X से डिनोट कर दिया है मोल भिन्न को, और यहाँ किससे डिनोट कर दिया है, Y से, जिससे आप कभी भी सूत्रों में कंफ्यूजन आपको ना हो। यदि वाष्प अवस्था में बात करेगा तो आपको नीचे वाले सूत्र यूज करना है, और यदि द्रव अवस्था में बात करेगा तो ऊपर वाला सूत्र यूज करना है। डाउट किसी को बेटा इसमें? नहीं। चलें लिखें फिर इसको फटाफट से। हाँ जी लिख गया बेटा? सर 1 मिनट बस।
सर लिख लिया। सर भी 1 मिनट रुक जाओ। सर इस साइड का थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है। इस साइड का दिखाई नहीं दे रहा तेरे को? लाइन खींच रखी है ना उसके राइट साइड में। अब दिख गया? लिख लिया सर, लिख लिया। लग गया बेटा? हाँ सर। देखें अब आगे। द्रव्य विलयन के लिए हम यहाँ पर 2 कंडीशंस लेकर के चल रहे हैं। पहली ए, यदि दोनों द्रव वाष्पशील गुण को, हमने द्रव द्रव विलयन लिया है और हमने ये मान लिया है कि उसमें जो दोनों द्रव हैं वो कैसे हैं? वाष्पशील हैं, यानी कि दोनों वाष्प में परिवर्तित हो सकती है। हो सकते हैं। PS इक्वल टू क्या होगा? PA प्लस PB। द्रव्य विलयन के लिए पूरा लिख लेते हैं मूल बिंदु। PS बराबर क्या होगा? PA प्लस PB। हमने यहाँ PA बराबर लिखा था XA PA नॉट प्लस XB PB। डाउट किसी को इसमें भाई? अब हमें XA और XB में से किसी एक वैल्यू को कैलकुलेट करना है। जिसे कैलकुलेट करना है उसको छोड़कर दूसरी वैल्यू को हम यहाँ पर डिटरमाइन करेंगे। जैसे मुझे XA कैलकुलेट करना है तो मैं XB को डिफाइन करूंगा कि XA प्लस XB बराबर होता है 1। टोटल मोल बिन कितनी होगी? 1। तो XB बराबर 1 माइनस X। इसको इसमें पुट कर दें तो PS बराबर XA PA नॉट प्लस 1 माइनस XA PB। अब यहां से यदि हम इसको मल्टीप्लाई कर लें, PS बराबर XA PA नॉट प्लस PB नॉट माइनस XA PB। PB को इधर से इधर ले आए। PB जो अपना है उसको एक साइड से दूसरी साइड में अपन ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? PS माइनस PB नॉट, इन दोनों में से XA को कॉमन ले लें तो PA नॉट माइनस PB नॉट। डाउट किसी को भाई इसमें? यहां तक ओवरऑल क्या निकल के आ जाएगा? XA इक्वल टू, XA की वैल्यू निकाल रहे हैं, PS माइनस PB नॉट अपॉन PA नॉट माइनस PB। डायरेक्ट ये फॉर्मूला आ गया जिस पर अपन न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि हम XB निकालें तो करना क्या? A की जगह B करना, B की जगह A करना है। तो PS माइनस PA नॉट अपॉन PB नॉट माइनस PA नॉट।
ये किसकी वैल्यू निकल के आ गई, एक्स बी की वैल्यू निकल के आ गई। कोई डाउट भाई किसी को इसमें? सर जी ने दोबारा समझाइयो। आपसे कहा बेटा कि पीएस बराबर क्या होता है, पीए प्लस पीबी, जो हम ऊपर से लेके आ रहे हैं वही लिखा है मैंने। पीए की वैल्यू एक्स ए पीए नॉट और पीबी की वैल्यू एक्स बी पीबी नॉट। मुझे एक्स ए की वैल्यू निकालनी है तो मैं एक्स बी को यहां से हटाऊंगा। तो मैंने क्या किया, एक्स ए प्लस एक्स बी, यानी कि विलय और विलायक की मूल भिन्न टोटल कितनी होती है, एक, पीछे लिखा दिया आपको। तो मैंने यहां से एक्स बी कैलकुलेट किया, 1 माइनस एक्स ए हो गया। एक्स बी की जगह 1 माइनस एक्स ए रख दिया मैंने इस फॉर्मूले में, ये आ गया। इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, पीबी को इधर ले गया, पीबी नॉट को, तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस से। इन दोनों में से एक्स ए कॉमन ले लिया तो पी ए नॉट माइनस एक्स ए हमें निकालना है, तो इसको इसके नीचे ले गए, ये आ गया। अब जैसे हमने एक्स ए निकाला है ऐसे ही हम किसको निकाल सकते हैं, एक्स बी को निकाल सकते हैं। तो एक्स बी निकालेंगे, करेंगे क्या, केवल ए की जगह बी और बी की जगह ए कर देंगे, उल्टा कर देंगे यहाँ। तो मैंने बी की जगह ए कर दिया, ए की जगह बी कर दिया, बी की जगह ए कर दिया, बस। क्लियर बेटा पवन, उदयवीर? क्लियर है सर, क्लियर है। और किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? नो सर, क्लियर है। चलो, अब इसी में दूसरी कंडीशन देखे हैं, बी पॉइंट। यदि ए द्रव अवाष्पशील हो, पहले तो हमने दोनों द्रवों को कैसा लिया था, वाष्पशील। अब हम क्या कर रहे हैं, एक द्रव को वाष्पशील कर रहे हैं, अवाष्पशील लेकर के चल रहे हैं। फॉर्मूला वही, पीएस बराबर पीए प्लस पीबी, पीएस बराबर एक्स ए पीए नॉट प्लस एक्स ए पीए नॉट प्लस एक्स बी पीबी नॉट। अब देखो यहां यदि हम देखें इसमें ए अवाष्पशील है, ये कैसा है, अवाष्पशील। और जब ये अवाष्पशील है तो पी ए नॉट बराबर कितना होगा, 0। लेकिन पीबी नॉट वाष्पशील है इसलिए ये 0 नहीं होगा। पी ए नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 0, लेकिन पीबी नॉट की वैल्यू 0। इसकी वैल्यू यहाँ 0 रखेंगे, अतः बराबर एक्स ए इंटू 0 प्लस एक्स बी पीबी नॉट। तो पीएस बराबर क्या हो गया, एक्स बी पीबी नॉट। हाँ जी, एक्स बी यहां भी निकाला तो हमने, कितना आया था एक्स बी, 1 माइनस एक्स ए। तो यहां मूल में लिख देंगे 1 माइनस एक्स ए। इसको सॉल्व करें, पीबी नॉट माइनस एक्स ए पीबी नॉट पीएस। तो एक्स ए पी ए नॉट, इसको इधर ले गया, इसको इधर ले गया, पी नॉट माइनस पी एस, और रिजल्टेंट एक्स ए बराबर पीवी नॉट माइनस पी एस अपॉन पीवी नॉट। ये इसका फॉर्मूला। हाँ भाई बोले, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? सर ये नीचे से दोबारा समझा दो। कहां से? यहाँ से पी एस इजिकल टू पीवी नॉट माइनस एक्स ए पी नॉट। पीएस हाँ सही से पीवी नॉट माइनस एक्स ए पीवी नॉट। इस एक्स ए पीवी नॉट को इधर पक्षांतरण कर दिया, पीएस को इधर पक्षांतरण कर दिया। तो जब पीएस इधर आएगा तो पीएस माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस वाली वैल्यू किसमें चली जाएगी, प्लस में। ओके सर। ठीक है, अब एक्स ए निकालना है तो एक्स ए बराबर पीवी नॉट माइनस पीएस, और इसको नीचे कर दिया। एक मिनट, गलत लिख गया है यहाँ, ये पीवी नॉट है, पीए नहीं है। ठीक है, एक्स ए पीवी नॉट इक्वल टू पीवी नॉट मैं कह रहा था सर पीएस।
क्लियर भाई? हाँ सर, यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ थोड़ा सा। हाँ जी, क्लियर है? हाँ सर। फटाफट से देखो, 3 मिनट रह गई हैं। हाँ बेटा, लिख गया? ज्योति लिख गया? अभी नहीं लिखा सर। देखो